नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश जिसमें आज हम बात कर रहे हैं गुजरात विधानसभा चुनाव की। जब जब सियासत में गुजरात का जिक्र होता है तो नरेंद्र मोदी का जिक्र होता है और गुजरात के इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम तरीके के सवाल, तमाम तरीके की अटकलें हैं, खासकर नरेंद्र मोदी के सियासी अतीत को लेकर। इस बार का गुजरात का विधानसभा चुनाव कितना दिलचस्प है, किस तरीके की तस्वीर है, जिस तरीके के दावे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं, उन दावों में कितनी सच्चाई है और अगर सच्चाई है तो उसका आधार क्या है, ये वो बुनियादी सवाल हैं जिनको समझने की कोशिश आज हम कर रहे हैं। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है, मेरे साथ मेरे सहयोगी पुर्णेंदु शुक्ला जुड़ रहे हैं जो लंबे वक्त से अलग अलग विधानसभा और लोकसभा चुनावों को कवर करते आ रहे हैं। हमारे साथ अहमदाबाद से वरिष्ठ पत्रकार हरीश झाला साहब जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हरीश झाला साहब, सबसे पहले सवाल आपसे, आज जो हम ये शो कर रहे हैं सर, इसमें मैं आपसे पहला सवाल क्या पूछूं, बीजेपी की दिक्कतें कैसे हो सकती हैं या बीजेपी की सीटें कितनी होंगी, क्या कोई नया कीर्तिमान बनेगा या जितनी पिछली बार थी लगभग उतनी सीटें? देखिए अनुराग जी, हर बार भाजपा जब चुनाव में आता है तो कहता है कि हम नए कीर्तिमान साबित करने के लिए आ रहे हैं। जन प्रतिनिधित्व हमारा सबसे ज्यादा होगा क्योंकि लोग हमारे साथ जुड़े हैं, लोग को हम पर भरोसा है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और होती है। आप 2017 का चुनाव ले लीजिए, तब भी दावा किया गया था कि हमको 192 से ज्यादा सीटें मिलेगी, लेकिन 99 पे अटक गए थे। इस बार स्थिति और ज्यादा तकलीफदायक है क्योंकि आम आदमी पार्टी और AIMIM मैदान में है। अब सोचा ये जा रहा है कि आप है वो सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी वोट और फ्लोटिंग वोट्स को ही डेंट करेगा, मतलब कांग्रेस को नुकसान करेगा, भाजपा को नुकसान नहीं करेगा। और इस स्थिति में वो ऐसी गिनती करते हैं कि भाजपा की सीट इसकी वजह से बढ़ेगी। और आपका जो चुनाव प्रचार आप देखेंगे तो ग्रामीण इलाकों में यहाँ 2 टायर 3 टायर जो टाउन है उसमें ज्यादा है, ना कि अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट, सूरत, भावनगर, जूनागढ़, जामनगर जो बड़े सिटी है जो भाजपा के गढ़ माने जाते हैं। मतलब कि कांग्रेस को जितना नुकसान आप करेगा भाजपा की सीट बढ़ेगी। अगर वो अब ये काम में निफल रही मगर कांग्रेस के वोट नहीं सेंध कर पाई तो भाजपा की गिनती उल्टी हो सकती है। ठीक है, लेकिन इस बार तो भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं पुर्णेंदु, वो दावा कर रहे हैं कि कीर्तिमान बना दिया जाएगा, वो रिकॉर्ड तोड़ दिया जाएगा गुजरात में जो 1985 के विधानसभा चुनाव में माधव सोलंकी ने बनाया था। बिल्कुल अनुराग, एक बात सही है कि हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, जिनको एक मास्टर स्ट्रेटजिस्ट माना जाता है, जो गुजरात से आते हैं और गुजरात की राजनीति को बूथ लेवल से समझते हैं और इनका जो एक पुराना इतिहास है, प्रधानमंत्री मोदी के साथ उन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया। वो पिछले हफ्ते में 3-4 बार उनके स्टेटमेंट आए हैं कि हम इस बार बीजेपी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। इस बयान के दो मतलब हो सकते हैं। एक तो ये है कि जो बीजेपी का अब तक का सबसे बेस्ट प्रदर्शन है, जो 2002 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उन्होंने 127 सीटें जीती थी, एक तो वो तोड़ने की बात हो सकती है। दूसरा, जैसा कि आपने बताया कि जो 1985 में माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में कांग्रेस ने जो एक खाम पॉलिटिक्स थी, जिस तरह से उन्होंने एक इलेक्टोरल बेस बनाया था और वो जबरदस्त बेस था, जिस तरह से 182 में 149 सीट पाना एक बहुत बड़ी बात थी। तो बीजेपी के दावे हैं और जाहिर सी बात है कि कोई भी पार्टी जो चुनाव प्रचार में जाती है वो इस तरह के बड़े दावों के साथ जाती है ताकि अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर सके। और एक बात आप ये देखिए, 1995 से लगातार 6 चुनाव हो चुके हैं, 6 चुनाव लगातार बीजेपी जीत रही है और पूर्ण बहुमत के साथ आती है। पिछला चुनाव थोड़ा उनके लिए मुश्किल भरा था क्योंकि उस समय पाटीदार अमानत आंदोलन था, उसके अलावा जो अल्पेश ठाकुर के नेतृत्व में एक OBC आंदोलन था। तो इन आंदोलनों का नुकसान हमें देखने को मिला, खासकर जो सौराष्ट्र का इलाका था और नॉर्थ गुजरात का इलाका था। लेकिन बीजेपी ने कहीं ना कहीं उसकी भरपाई की है। आज की तारीख में आज एक पाटीदार मुख्यमंत्री है वहाँ पे। दूसरा, हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर जैसे नेता जो पिछली बार एक विरोध का बड़ा चेहरा बने हुए थे, वो बीजेपी के पाले में है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने इसकी भरपाई की है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, नेचुरल एक एंटी इनकम्बेंसी होती है। एक एक्स फैक्टर की मैं बात करूंगा, जैसा कि हमारे अभी विशेषज्ञ हरीश झाला जी कह रहे थे आम आदमी पार्टी को लेकर कि आम आदमी पार्टी किस तरह से परफॉर्म करती है। अगर आम आदमी पार्टी विपक्ष के ही वोट को बांटती है तो बीजेपी को उसका बहुत सीधा फायदा होगा। तो हमें इस बात पे नजर रखनी होगी कि आपका प्रदर्शन किस तरह से होने वाला है। ठीक है, आप कोई बड़ा प्लेयर हो सकता है हरीश झाला साहब, आपको लगता है गुजरात में, और अगर बड़ा प्लेयर है तो उसका फायदा या नुकसान बीजेपी को? देखिए अनुराग जी, आपका प्रेजेंस है ना, हमें 2 तरीके से देखना पड़ेगा। एक तो मार्च तक इवन भाजपा उसको बहुत सीरियसली नहीं गिनता था या उनकी गिनती ये थी कि कांग्रेस को नुकसान करने वाली है। लेकिन मई में जब अरविंद केजरीवाल गुजरात के दौरे पे आए और उन्होंने पहली बार
फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात की और जो दिल्ली मॉडल की स्कूल की बात की, उसके बाद में आपका एक माहौल बना है यहाँ, उसमें कोई दो राह नहीं कि आपके बारे में लोग चर्चा करने लगे हैं। लेकिन आपकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आपके पास प्रदेश इकाई में कोई चेहरा नहीं है जो किसी एक कास्ट कम्युनिटी के ऊपर इन्फ्लुएंस कर पाए। गोपाल इटालिया है, अल्पेश कथीरिया, दोनों पाटीदार नेतृत्व करते हैं, लेकिन पूरे पाटीदार समाज में उनका इतना इन्फ्लुएंस नहीं है। एकाध दो बैठक पे अगर कहीं असर कर जाए तो बात अलग है। जहां तक उनके चीफ मिनिस्टर फेस है ईसुदान गढ़वी, वो गढ़वी समाज से आते हैं, जिनका पूरे राज्य में करीबन 3 या 4% ही वोट परसेंटेज है। तो अब इस माहौल में अरविंद केजरीवाल अपनी इमेज पर, दिल्ली मॉडल पर कितने वोट खींच पाते हैं, वो सबसे बड़ा सवाल है। आप जो कह रहे हैं उसका मतलब ये, हरीश झाला साहब माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं, आप जो कह रहे हैं उसका मतलब ये कि गुजरात का विधानसभा चुनाव जातीय गुणा गणित पर ही लड़ा जा रहा है, जिसमें आम आदमी पार्टी फिट नहीं बैठती है, अरविंद केजरीवाल का चेहरा फिट नहीं बैठ सकता है, और हो सकता है कि उनके जो वादे हैं और दिल्ली का मॉडल है वो फिट ना बैठे। ये हो सकता है, लेकिन दो चीज हमें देखनी है कि शहरी इलाकों में लोग फ्री बिजली की बात करने लगे हैं। अब ये ऐसी चीज है कि जिसको वोटर्स के दिमाग में एक बार बैठ गया तो उसको पोलिंग बूथ तक लाने के लिए आपको कार्यकर की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर ये सिर्फ बातें रही और वोटर्स कन्वर्ट नहीं हुआ तो आपकी ये फॉर्मूला फेल हो सकती है। लेकिन दूसरी एक बात हमें समझनी होगी कि उसका काम जो यहां उसको लाया गया है, उसका काम है कांग्रेस को नुकसान करना, कांग्रेस की बढ़ती हुई सीटों को रोकना। और जहां तक ज्ञातीय समीकरण है वो आपके फेवर में नहीं है, इसीलिए वो मूल मुद्दे पे बात करिए। जबकि भाजपा और कांग्रेस ने जो सीट बांटी है अपने विधायकों के लिए, अपने उम्मीदवारों के लिए, वो हर सीट का कास्ट कॉम्बिनेशन देखते हुए उन्होंने अपने उम्मीदवार चुने हैं। उसके सामने आप कहीं टिक नहीं पाएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगा, बाकी मुद्दों पर जिक्र करूंगा, लेकिन उससे पहले हरीश झाला साहब, आम आदमी पार्टी ने खुद को थोड़ा ही सही लेकिन साबित तो किया है गुजरात में। इससे पहले लोकल बॉडीज के चुनाव में गुजरात के कुछ इलाकों में, क्या वो एक फैक्टर नहीं बनता है आम आदमी पार्टी के पक्ष में गुजरात में? बिल्कुल, देखिए जब से आम आदमी पार्टी बनी है और इलेक्शन कमीशन ने उसको रिकॉग्नाइज किया है, तब से वो गुजरात में है। अभी तक उसका संगठन इतना मजबूत नहीं था जितना 2020 में बना है। 2021 में उन्होंने सूरत महानगर पालिका में जो भी अपना परफॉर्मेंस दिखाया उतना और जगह पे नहीं दिखाया। गांधीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में उन्होंने कांग्रेस की बैंड बजा दी, उसकी वजह से पहली बार भाजपा की वहां सत्ता बनी है। आम आदमी पार्टी ने अपनी जगह बनाई है, पर क्या वो इतना वोट ला पाती है कि वो सीट में कन्वर्ट हो, और क्या वो सीट इतनी हो सकती है कि उस पर नेशनल पार्टी का दर्जा मिल सके, वो सबसे बड़ा सवाल होने वाला है। ठीक है पुरेंदु, ये चीज मैं आपसे भी समझूंगा, क्योंकि जो हमारी टीम है, रिसर्च टीम, उसने जो आंकड़े दिए उसने बताया कि देखिए पिछले विधानसभा चुनाव में शायद 18 सीट ऐसी थी जहां पर हार और जीत का मार्जिन 5000 या 2000 से कम का था। ऐसे में आम आदमी पार्टी की प्रेजेंस गुजरात में कितनी महत्वपूर्ण आपको नजर आती है? देखिए, मैं तो ये आपसे कह ही रहा था कि आम आदमी पार्टी जो है वो इस समय गुजरात का एक्स फैक्टर है। जो अमित शाह बात कर रहे हैं कि वो रिकॉर्ड सारे तोड़ देंगे, अगर आम आदमी पार्टी अपोजिशन के वोट में डेंट करती है और कांग्रेस खासकर जो बीजेपी विरोधी वोट है उसमें ही बंटवारा कांग्रेस के साथ करती है, तो फिर क्या होगा, जो वोट ऑफ मार्जिन है, जीत का अंतर है, वो बढ़ेगा बीजेपी। तो बीजेपी ऐसी स्थिति में कहीं ज़्यादा सीटें जीत सकती है। देखिए, बीजेपी के पिछली बार ठीक है सीटें कम हुई थी, 99 सीटें हो गई थी, 100 से भी कम थी, ये इनका पिछले 6 चुनाव में सबसे बुरा प्रदर्शन था। लेकिन अगर आप वोटों के लिहाज से देखें तो 50% वोट था, और 50% वोट बहुत ज्यादा होता है। कांग्रेस के लगभग 44% के आसपास, तो अंतर काफी था। अगर ये अंतर काफी था, अगर ये अंतर आप और बढ़ा के आने से अंतर और बढ़ता है तो जाहिर सी आपका वो उसका असर सीटों में देखने को मिलेगा। ठीक बात है। हमारे सहयोगी गौतम जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौतम, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह बार बार ये दावा कर रहे हैं कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। वैसे तो हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव से पहले इस तरीके के दावे करती है, लेकिन बीजेपी के इस दावे की कोई जमीन आपको नजर आती है गुजरात में?
जी बिल्कुल, आपको बता दूं, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी का ये पैटर्न रहा है कि वो लोग किसी भी चुनाव में उतरते हैं तब दावा मजबूती करते हैं कि चुनाव के अंदर उनको इतनी सीटें मिलेगी। एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज लेने का प्रयास रहता है। खास तौर पर गुजरात के सियासत के बारे में बातचीत की जाए तो इस बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने सिर्फ कांग्रेस नहीं है, आम आदमी पार्टी भी है, AIMIM भी है। और जिस तरीके से निकाय चुनाव के नतीजे आए उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, क्योंकि जिला पंचायत की सीटें हो, तहसील पंचायत की सीटें हो, नगर पालिका हो या फिर महानगर पालिका हो, सभी जगह पर आम आदमी पार्टी और AIMIM की एंट्री से भारतीय जनता पार्टी को काफी फायदा हुआ था। जिस तरीके से पुरेंद्र जी ने बताया कि जो हार जीत का अंतर है, पिछली चुनाव के अंदर जो कम अंतर रहा था वहां पर आम आदमी पार्टी के लड़ने से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। खुद अमित शाह इस बात को बोल चुके हैं, खुद भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी बोल चुके हैं कि आम आदमी पार्टी के एंट्री से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने वाला है। और जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों का चयन किया है कुछ सीटों पर, उससे कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह प्रतीत हो रहा है कि आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में ग्रामीण इलाकों में खास तौर पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है और जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। हालांकि 150 सीटें जीतने की बात भाजपा कर रही है, इस प्रकार का समीकरण तो अभी नहीं दिखाई दे रहा है, पर डेफिनेटली पिछले चुनाव में पाटीदार आंदोलन हो या फिर अल्पेश ठाकुर का आंदोलन हो या फिर जिग्नेश मेवानी का आंदोलन हो, कई सारे आंदोलन थे, भाजपा को नुकसान हुआ था। पर इस बार के चुनाव में डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जरा उन पहलुओं को समझते हैं अपने पैनलिस्ट से जो बीजेपी के पक्ष में जाते हैं, उसके बाद बीजेपी की मुश्किलें क्या हो सकती हैं वो भी समझेंगे। हरीश झाला साहब, जिसका जिक्र मेरे सहयोगी गौतम कर रहे हैं कि देखिए इस बार के विधानसभा चुनाव में कोई आंदोलन नहीं है और उस वक्त के आंदोलन का जो सबसे बड़ा चेहरा था वो तो खुद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, नेता है। आंदोलन का ना होना क्या बीजेपी के लिए एक बड़ी खबर है, राहत की खबर है? जी, ये कह सकते हैं कि आंदोलन का ना होना एक राहत है, लेकिन हमें दो चीज देखनी होगी कि इस बार दो बड़े मुद्दे हैं जो सीधे मतदाता के दिमाग और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति पे असर करता है। एक है महंगाई, दूसरा है बेकारी, और ये दोनों चीज काफी बड़ी पैमाने पर लोगों को असर कर रही है। लोग बोल रहे हैं, सवाल ये आता है कि ओपोजिशन पार्टी उसको क्या वोट में कन्वर्ट कर पा रही है? क्या ये जो माहौल बना है लोग के दिमाग में जो इसकी असर है, क्या उसको एंटी बीजेपी वोटर में कन्वर्ट कर पाता है? अगर आप और कांग्रेस ये कर पाती है तो जो बीजेपी की गिनती है कि आपके आने से कांग्रेस के वोट कम होने से उनको बेनिफिट मिलेगा, वो गलत साबित हो सकता है। अंडर करंट है कि महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं, अंडर करंट है कि लोग अब बात करने लगे हैं कि बहुत हो गया, इनको 20 साल दिए, अब हमें परिवर्तन चाहिए। अब ये अंडर करंट जो है ना, वो कितनी मात्रा में है और कितनी मात्रा में कन्वर्ट होता है वोट में, वो सबसे अहमियत। और बड़ा सवाल जो आपने कहा पुरेंदु कि विपक्ष किस तरीके से इसको भुना पाता है, मैं झाला साहब के पास और जोशी जी के पास भी रुक करूंगा अपने सहयोगी का। लेकिन पुरेंदु, आम आदमी पार्टी की तो हमने चर्चा कर ली। गुजरात वो सूबा है, चुनिंदा राज्यों में से एक है जहां पर लड़ाई दो राजनीतिक दलों में होती रही है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। ऐसे कुछ ही सूबे हैं हमारे देश में। कांग्रेस पार्टी क्या गुजरात के विधानसभा चुनाव में उतनी सक्रिय नजर आ रही है इस बार जितनी वो 2017 में थी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं अनुराग। ये बात यही है कि देखिए पिछली बार जो कांग्रेस आई थी उसमें कांग्रेस का अपना एक ट्रेडिशनल जो कैंपेन का तरीका होता वो तो था ही, साथ में उसके पास जो एक आंदोलनकारी ताकतों का भी साथ था, जो युवाओं का साथ था और उनके अंदर एक एनर्जी दिखती थी। कांग्रेस के कैंपेन में राहुल गांधी जिस तरह से लीड कर रहे थे, हार्दिक पटेल, एनर्जी दिखती थी और आपको चुनाव परिणाम के दिन तक एक उस तरह का माहौल था कि किस तरह का रिजल्ट आने वाला है। बीजेपी दावा करती थी कि उसकी इतनी सीटें आएंगी, लेकिन कांग्रेस ने कहीं ना कहीं उस कैंपेन की बदौलत उनको 100 से नीचे ले आए। और हमें ये कैंपेन, आप भी कवरेज पे थे और हमारे दूसरे रिपोर्टर्स भी थे, वो इस बात को महसूस कर रहे थे कि इस बार का चुनाव पिछले चुनावों से अलग है। जिस तरह एक तरफा चुनाव होते थे उनसे अलग था और कांग्रेस ने भी बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। पिछले कुछ चुनाव में 77 सीटें कांग्रेस की आई, बीजेपी 100 से नीचे आ गई। इस बार कांग्रेस उस स्तर पे, कैंपेन के स्तर पे कहीं दिखाई नहीं पड़ेगी। उनका जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी, अभी तक
कैंपेन में वो नज़र नहीं आ रहे हैं। स्थानीय लोगों के ऊपर जो उनके नेता उनके ऊपर उन्होंने अपना कैंपेन छोड़ा हुआ है, और कांग्रेस के पास इस तरह का कोई मास लीडर अब बचा भी नहीं है जो एक समय माधव सिंह सोलंकी और उन लोगों के ज़माने में हुआ करता था। अब कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो गठबंधन है वो भी कमज़ोर हो जाता है। कांग्रेस के नेता चुनाव जीतने के बाद पाला भी बदलते हैं, ये भी एक इतिहास रहा है। साहब, जो बात हमारे सहयोगी प्रणेंदु कह रहे हैं, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उतनी सक्रिय है क्या जितनी कि अब से पहले विधानसभा चुनाव में होती थी? देखिए, दो तरीके से देखना होगा। अगर हम पब्लिकली देखें तो वो इतना एक्टिव नहीं दिखेगा जितना भाजपा आपको दिखेगा, जितना आपको दिखेगा, क्योंकि कांग्रेस के पास इतना पैसा नहीं है। वो इतना पैसा लगाकर बड़ी बड़ी सभाएं नहीं कर सकता है, वो इतना पैसा लगा के होर्डिंग्स नहीं लगा सकता है, पब्लिसिटी नहीं कर सकता है। सोशल मीडिया उनका बहुत वीक है। सोशल मीडिया में आम आदमी पार्टी भाजपा को बीट करी है, कांग्रेस तो बहुत दूर की बात है। और जमीन पर भाजपा सबसे ज्यादा प्रभावी दिखता है, उसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राह नहीं है। लेकिन जमीन पर कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाकों में टायर 2 और टायर 3 के शहरों में कांग्रेस काम कर रही है। हमें नहीं दिख रहा है कांग्रेस वो बड़े शहरों में, अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट, सूरत, जिनकी कम से कम 42 सीट्स है और बहुत इंपॉर्टेंट सीट्स है, वहां कांग्रेस हमें बहुत ही कमजोर, उनका प्रचार कमजोर, उनका संगठन कमजोर दिख रहा है। ठीक है, क्या कांग्रेस के पास गुजरात में लीडरशिप है उतनी स्ट्रांग जो बीजेपी के गुजरात के चेहरों से मुकाबला कर सके? हरीश झाला साहब, सिर्फ उनके पास लीडर्स है, लेकिन लीडर्स का प्रॉब्लम यह है कि हर लीडर का अपना एक ग्रुप है और वो चाहता है कि उसका ग्रुप ही आगे बढ़े। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि भरत सिंह सोलंकी एक ऐसे लीडर है जिनके पास स्ट्रेटेजी है, जिनके पास दिमाग है कि किस तरह से बयानबाजी करने से न्यूज में रह सकते हैं, किस तरह की स्ट्रेटेजी लगाकर हम ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार जिता सके। लेकिन गुटबाजी की वजह से आज भरत सिंह सोलंकी फांसिये में है, जबकि अर्जुन मोढवाडिया, शक्ति सिंह गोहिल हो या जगदीश ठाकुर हो या सिद्धार्थ पटेल हो, इनका प्रभाव बहुत लिमिटेड एरिया में है, पूरे गुजरात में नहीं है। पूरे गुजरात का 182 सीट का सोशल इंजीनियरिंग बहुत कम लोग समझ पा रहे हैं, उसमें से एक भरत सिंह सोलंकी है जो माधव सिंह सोलंकी के बेटे हैं। जहां तक पाटीदार वोट्स का सवाल है, उनके पास ऐसा कोई नेता नहीं है जो पूरे गुजरात के पाटीदार समूह को एड्रेस कर सके, अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, ओबीसी और ट्राइबल्स में है, पर वो पॉकेट वाइज है। जैसे कि अनंत पटेल है, वो साउथ गुजरात कॉन्सेंट्रेटेड लीडर है। सेंट्रल गुजरात में सुखराम राठवा सिर्फ छोटा उदयपुर में है, बाकी उनका असर नहीं है। तो इसकी वजह से हमें पूरे गुजरात में कांग्रेस का एक असर नहीं दिखता है, टुकड़ों में असर दिख रहा है। गौतम, जो बात हरीश जी कह रहे हैं, आप सहमत हैं? जी बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। भरत सिंह सोलंकी के केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, माधव सिंह सोलंकी के बेटे भी है और उनके पास सोशल इंजीनियरिंग को लेकर काफ़ी अच्छी नॉलेज भी है। खासतौर पर दूसरे लीडर की बातचीत की जाए तो उनके प्रमुख जगदीश ठाकुर जो उत्तर गुजरात से आते हैं और उत्तर गुजरात के ठाकुर समुदाय में उनकी पकड़ है। आदिवासी समुदाय में जिस तरीके से सुखराम राठवा है तो छोटा उदयपुर जिले में ही उनकी पहचान है। अनंत पटेल तो दक्षिण गुजरात में वासदा सीट में उनका प्रभुत्व देखने को मिलता है। ज्ञानीबेन ठाकुर है, अमरीश डैर है, ऐसे कई सारे नेता है उनके पास, पर उन नेताओं का प्रभुत्व सिर्फ अपनी विधानसभा क्षेत्र के पुरता सीमित देखने को मिलता है। एक ऐसा लीडर जैसे कि हार्दिक पटेल थे, अल्पेश ठाकुर थे, जो मास लीडर जिनको पूरा गुजरात जानता है, इस प्रकार के लीडर की कमी कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर दिखाई दे रही है। हालांकि जिग्नेश मेवानी है उनके पास, पर जिग्नेश सिर्फ अपनी विधानसभा पर फोकस कर रहे हैं और खासतौर पर जिग्नेश की छवि जो है वो दलित और मुस्लिम समुदाय के नेता के तौर पर है, इसलिए जिग्नेश को वो प्रमोट इतना नहीं कर रहे क्योंकि उससे सवर्ण समुदाय के मतदाताओं में उनको नुकसान होने के आसार है। तो कहीं ना कहीं जो लीडरशिप की कमी है इस वक्त चुनाव के अंदर कांग्रेस में साफ तौर पर दिख रही है। पुनिंदु, कांग्रेस में लीडरशिप की कमी या लीडरशिप का होना, लेकिन कुछ पॉकेट्स में ही प्रभावकारी होना, राहुल गांधी का गुजरात में असर ना दिखना, उनका सक्रिय ना नजर आना, इसके अलावा प्रियंका गांधी का गुजरात के चुनावी मैदान में अब तक उतनी सक्रियता के साथ ना उतरना, बीजेपी के पक्ष में जाता है क्या?
बिल्कुल जाता है, बिल्कुल। कांग्रेस जो है, कांग्रेस में राहुल गांधी सबसे लोकप्रिय चेहरा है, इसको मानने में कोई दो राय नहीं है। क्या कांग्रेस अपनी भारत जोड़ो यात्रा का मैप इस तरह से नहीं कर सकती थी कि गुजरात में एक लंबा समय चुनाव के दौरान होता, उससे कांग्रेस को भी फायदा होता और उनकी भारत जोड़ो यात्रा भी चलती रहती? मुझे लगता है कांग्रेस की एक रणनीतिक भूल है और उसको उस पर ध्यान देना चाहिए था। प्रियंका गांधी को भी मैदान में उतरना चाहिए था। देखिए, जो उनके लोकप्रिय चेहरे हैं, क्योंकि गांधी परिवार का एक पुराना उनका जो वोट बैंक है उसमें गांधी फैमिली की अपील है, चाहे वो आप जो भी कहिए उसको, लेकिन लोकतंत्र में अगर लोग किसी चीज़ को मानते हैं तो वो एक लोकतंत्र का ये उनको आज़ादी है चुनने की। और दूसरी बात ये है, जो अभी हरीश झाला साहब कह रहे थे कि अहमदाबाद और सूरत की बात हो रही थी, तो अहमदाबाद और सूरत के दम पर ही पिछली बार बीजेपी ने 99 सीटें हासिल की थी, क्योंकि अहमदाबाद और सूरत में लगभग उन्होंने क्लीन स्वीप किया था। और वहाँ झाला साहब स्वयं बता रहे हैं, वो ज़्यादा करीब से देखते हैं, अहमदाबाद में रहते भी हैं, कि कांग्रेस वहाँ बेहद कमज़ोर है। तो ये आंकड़े कहीं ना कहीं बीजेपी के ज़्यादा पक्ष में आखिरकार खड़े हो रहे हैं। और कांग्रेस क्या है, कैंपेन में अगर आप दिखोगे नहीं तो चुनाव तो एक परसेप्शन का भी खेल होता है ना। फ्लोटिंग वोट फिर कैसे आपको चूज करेगा? फ्लोटिंग वोट जो है वो तो कैंपेन पे भी कहीं ना कहीं उसका भी तो इम्पैक्ट पड़ता है। अगर उसमें ही कांग्रेस कमजोर रहेगी, अगर 27 साल से एक पार्टी शासन में है, अगर उसकी कमियों को आप जनता को बढ़ा चढ़ाकर बताओगे नहीं तो जनता आपको चुनेगी कैसे? क्योंकि आपको एक सरकार कोई कमियां भी तो दिखानी होती, जनता को जागरूक भी तो करना होता उस आधार पर। लेकिन झाला साहब, एक चीज बताइए, देखिए इस वक्त मैं एक बार फिर कहूंगा अपने प्रोड्यूसर से कि वो जो आंकड़े दिखा रहे हैं, जो ग्राफिक्स दिखा रहे हैं, वो एक बार दिखाएं जरा। गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे किस तरीके के रहे 2002 से लेकर 2017 तक के, उन नतीजों को अगर आप देखते हैं ग्राफिक्स में, हमारे दर्शक भी देखेंगे और वो समझ सकेंगे झाला साहब की 2002 में जहां भारतीय जनता पार्टी, ये सीटों की बात मैं करता हूं, ये वोट प्रतिशत है, सीटों की अगर हम बात करें तो 2002 से लेकर 2017 तक हर चुनाव में बीजेपी की जो सीटें हैं वो घटती गई हैं। 127, 117, 115, 99, और अब जो दावे किए जा रहे हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के वो अलग हैं। 127 से 99 पर आने के बाद बीजेपी को क्या नजर आता है अपने अंदर कि वो कह रही है कि हम सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे? हरीश झाला साहब। अनुराग जी, यही सबसे बड़ा सवाल है कि जब आपकी सीटें कम हो रही है तो आपका दावा इतना बड़ा क्यों है, पहली बात। दूसरी बात, जब हम ये पिछले 20 साल के चुनाव के आंकड़े देख रहे हैं, हमें 1990 के चुनाव के आंकड़े भी देखने चाहिए, जब जनता दल और भाजपा ने अलायंस में चुनाव लड़ा था और कांग्रेस बहुत बुरे हाल में पिट गई थी, तब उनको 30% ही वोट मिले थे और जनता दल और भाजपा को कुल मिलाकर 56% या 55% वोट मिले थे। ये जो वोट मिले, उतने वोट भाजपा कभी हासिल नहीं कर पाई। दूसरा, हमें ये देखना है कि 1995 के बाद जनता दल गुजरात चुनाव में कहीं है ही नहीं, जनता पार्टी है ही नहीं। तो गुजरात में जो ट्रेडिशनली एंटी कांग्रेस वोट जनता पार्टी या जनता दल में जाते थे, वो बीजेपी में शिफ्ट हो गए। अब बीजेपी 2002 से 2017 तक 49% पर टिकी हुई है, उससे आगे नहीं बढ़ पा रही है। जब आप 155 या 152 बैठक की बात कर रहे हैं तो आपके वोट शेयर कम से कम 55% होने चाहिए, जो मुझे बनते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। पुनेंदु कुछ कहना चाह रहे हैं? हरीश साहब जी, पुनेंदु कहिए। हरीश जी का आकलन बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें एक चीज़ ये है कि अभी तक जो इलेक्शन था वो बेहद बाइपोलर होता था। ये आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है, अगर आम आदमी पार्टी बेहतर परफॉर्म करती है और विपक्ष के वोटों में ही हिस्सेदारी करती है तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा वो उस स्थिति में, क्योंकि जो दो विनर और जो रनर के मार्जिन का गैप बढ़ेगा तो उससे सीटों में भी अंतर दिखेगा। ठीक है, जो बाकी कुछ और छोटी पॉलिटिकल पार्टी हैं हरीश झाला साहब, उनका कुछ असर इस बार के विधानसभा चुनाव में? मुझे याद आ रहा है कि शायद एनसीपी के भी कभी विधायक हुआ करते थे गुजरात में, शायद जेडीयू के, मैं श्योर नहीं हूँ थे या नहीं थे, लेकिन ऐसी जो बाकी राज्यों की पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके एक एक दो दो विधायक आते थे, वोट प्रतिशत पर कुछ नुकसान वो पहुंचाते होंगे। इस बार की कोई स्थिति? अनुराग जी, 2017 में नेशनल पार्टी के अलावा 65 स्टेट पार्टीज जो रिकॉग्नाइज और अनरिकॉग्नाइज होती है, ऐसे 65 पार्टीज मैदान में थी। करीबन 354 जितने उनके उम्मीदवार थे, उनको कुल मिलाकर 1% वोट मिला था। एनसीपी को 0.14%, बीएसपी को 0.69% वोट मिला था, आपको भी 0.1% वोट मिला था। ये सब मैदान में होने के बावजूद जो ये हमारे यहाँ थियरी क्रिएट की गई है ना कि यहाँ सिर्फ 2 पार्टी का चलता है,
चाहे वो कांग्रेस और जनता पार्टी हो या भाजपा और कांग्रेस पार्टी हो। तीसरी पार्टी को यहाँ के मतदाता पसंद नहीं करते, ये हमने अभी तक सुना है। अब सवाल ये है कि क्यों तीसरी पार्टी गुजरात में ना चली, वो चाहे किमलोक हो चिमनभाई पटेल का, ऑल इंडिया राष्ट्रीय जनता पार्टी शंकर सिंह वाघेला का हो या केशुभाई पटेल का गुजरात परिवर्तन पार्टी हो, ये सब गुजरात से ही बनी हुई गुजरात के नेता की पार्टी थी। इन नेताओं को गुजराती अच्छी तरह से जानते। ये पहली बार हो रहा है कि आम आदमी पार्टी, जिसका थोड़ा बहुत रिकॉर्ड दिल्ली में है, पंजाब में शुरू हुआ है, उसकी इन्फ्लुएंस को लेकर वो वोट यहाँ क्रिएट करना चाहते हैं, अपनी जगह बनाना पाते हैं। लोग उसको कहीं ना कहीं ऑप्शन के रूप में देख रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है अनुराग जी कि क्या इन लोगों को आपकी कैडर, आपके लीडर्स वोट में कन्वर्ट करवा पा रहे हैं, और वोट में इतना कन्वर्ट करवा पाए कि सीट में कन्वर्ट हो, तो ही जो बीजेपी की गिनती है कि कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी और फ्लोटिंग वोट्स को डिवाइड करने की वजह से उनकी सीट बढ़ेगी, तो ही वो मैथमेटिक्स सही साबित होगा। ठीक है हरीश झाला साहब, एक चीज़ मैं आपसे और समझना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी गुजरात में 27 सालों से सत्ता में है। अगर एक बार फिर सत्ता में वापसी होती है, पुनेंदु तो आप करेक्ट कीजिएगा मुझे, अब तक का जो देश की सियासत में सबसे लंबा रिकॉर्ड लेफ्ट का पश्चिम बंगाल में था, उसको भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से तोड़ देगी। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी का चेहरा जो गुजरात से ही आते हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है बीजेपी का। क्या वो जमीन पर नजर आ रहा है गुजरात में? जी यही देखिए, आपने पिछले 3 महीने में देख लीजिए वड़ा प्रधान कितनी बार गुजरात के दौरे पे आए। अब आज ही समाचार है कि 3 दिन के लिए वो कैंपेन करने वाले फिर से गुजरात में। मतलब आप जो कह रहे हैं ना वही है, पूरा बीजेपी दांव पे लगी हुई, क्योंकि गुजरात चुनाव हारना उन्हें मुनासिब नहीं है, क्योंकि सीधा 2024 लोकसभा चुनाव के साथ जुड़ा है। केंद्र में उनकी सरकार हिल सकती है। अगर यहाँ वो अपनी सरकार खोते हैं तो पूरे देश में गुजरात मॉडल ध्वस्त हो जाएगा और उसका बहुत बड़ा खामियाजा लोकसभा चुनाव में उनको भुगतना पड़ेगा। पुनेंदु काफ़ी अहम बात कह रहे हैं। गुजरात में काफ़ी लोकसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की सीटें भी काफ़ी हैं, संभवतः 11 राज्यसभा की सीटें हैं शायद। बीजेपी का काफ़ी कुछ दांव पर लगा हुआ है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मुकाबले। देखिए, कांग्रेस अगर चुनाव हारती है तो मल्लिकार्जुन खड़गे कहेंगे कि मेरे पास तो सिर्फ 6 ही महीने थे, मैं क्या चमत्कार करता यहाँ पर, मेरे से आप सवाल मत पूछिए। बीजेपी का अगर कुछ मुश्किलें बढ़ती हैं तो बीजेपी का दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ है। बिल्कुल अनुराग, आपकी बात बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बात से। जैसे 2012 का जो विधानसभा चुनाव था प्रधानमंत्री मोदी के लिए, क्योंकि उसके बाद उनको 13 की दावेदारी करनी थी, पहले तो 14 की, क्योंकि 13 में उनको एक तरह से घोषित प्रोजेक्शन हो गया उनका। तो वो 12 का चुनाव जिस तरह से उनके लिए महत्वपूर्ण था, तो संभवतः 24 का जो चुनाव होगा प्रधानमंत्री मोदी के लिए, वो उनका एक आखिरी चुनाव होगा प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर। जब वो जाएंगे तो उनकी ये पूरी कोशिश होगी कि अपने होम स्टेट में जो उनका दबदबा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट पड़ते हैं और बाकी स्थानीय नेताओं के नाम पर नहीं है, जिस तरह से वो एंटी इनकम्बेंसी को टैकल करने के लिए स्थानीय विधायकों के बड़े पैमाने पर टिकट काटते हैं, मंत्रियों के टिकट काटते हैं, क्योंकि वहाँ एक ही चेहरा होता है, वो है प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा। प्रधानमंत्री मोदी की कैंपेन स्टाइल भी होती है कि आपको मेरे मतलब मोदी के नाम पर वोट देना है। पार्टी भी उस तरह से प्रचार करती है और उनका जो बड़ा कैंपेन, उसका सेंट्रल थीम ये होता है कि आप मोदी को वोट कर रहे हैं, कैंडिडेट को वोट नहीं कर रहे हैं। तो चूंकि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट पड़ने हैं, तो और होम स्टेट पे अगर वो एक जबरदस्त और रिकॉर्ड तोड़ जीत के साथ वो आते हैं, तो पार्टी ज्यादा ऊर्जा के साथ आने, क्योंकि अगला साल देखें तो बड़े चुनाव होने हैं, कर्नाटका का चुनाव होना है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव होने हैं। तो उनका इसलिए उन चुनावों का भी बहुत महत्वपूर्ण है और उसकी शुरुआत राज्य में जीत होनी चाहिए, बिल्कुल जरूरी है उनके, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि अगर अपने होम स्टेट में ही आप कमजोर साबित होंगे तो फिर आगे के लिए। और हरीश झाला साहब, यही एक बड़ी वजह है क्या कि मुख्यमंत्री और एक मंत्री को छोड़कर बाकी पूरी कैबिनेट के जो टिकट हैं वो काट दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने? देखिए, भारतीय जनता, जैसे सुनील जी बता रहे थे, भारतीय जनता पार्टी में अभी एक ही चीज है कि नरेंद्र मोदी का जब तक उनका इन्फ्लुएंस है, जितना ज्यादा बेनिफिट ले सके लो, क्योंकि उसके बाद क्या होगा पता नहीं है। गुजरात में उसके बाद रिप्लेसमेंट में कोई नेतृत्व है नहीं, उन्होंने दूसरी कैडर बनाई नहीं, और तो इसी वजह से आप देखिए कि विजय रूपाणी फेल हुए तो भूपेंद्र भाई को लाए। अब भूपेंद्र भाई को ऑलमोस्ट 1 साल हुए, लेकिन उसका प्रमोशन प्राइम मिनिस्टर को करना पड़ रहा है।
हर मीटिंग में, पब्लिक मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि भूपेंद्र भाई हमारे अच्छे सीएम है। लोग इतना नहीं जान पाए उनको एक साल में, वो अपनी छवि नहीं बना पाए। वो इवन आज वो खुद नामांकन भरने गए तो वो खुद 3 मिनट बोले हैं, अमित शाह करीबन 20 मिनट बोले। आप इससे पता लगा सकते हैं कि यहाँ लीडरशिप की बहुत बड़ी कमी है। अभी हम सिर्फ कांग्रेस की बात करते थे, आने वाले दिनों में हमें शायद भाजपा की वही बात करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन भूपेंद्र भाई पटेल ही बीजेपी के चेहरे हैं, ये तो क्लियर है ना। कांग्रेस पार्टी ने अपने चेहरे का ऐलान नहीं किया है, बीजेपी की तरफ से तय है या इसमें भी संशय है? नहीं, आज फिर अमित शाह ने कहा कि अगर चुनाव हम जीत जाते हैं और जीती जाने वाले, क्योंकि वो उनका दावा है, तो भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री है और रहेंगे। ठीक है, तो मतलब 2017 जैसा डायलेमा नहीं है कि आनंदीबेन पटेल, विजय रूपाणी और उसके बाद भूपेंद्र पटेल पुनेंदु? देखिए, इस बार लाइन क्लियर है। बिल्कुल लाइन क्लियर है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। उसकी वजह 2017 का रिजल्ट ही बताता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नाराज़गी थी वो पाटीदार मतदाताओं की थी, और पाटीदार मतदाताओं का जो गुजरात में सबसे ज़्यादा प्रभाव है वो सौराष्ट्र और नॉर्थ गुजरात के इलाके में है। बीजेपी का जो प्रदर्शन था वो सबसे कांग्रेस को कच्छ और सौराष्ट्र में बीजेपी से ज़्यादा सीटें मिली थी, और नॉर्थ गुजरात में भी कांग्रेस का कंपेरेटिवली एक अच्छा प्रदर्शन रहा है। तो बीजेपी एक पाटीदार मुख्यमंत्री को ही प्रोजेक्ट करना चाहिए, ताकि पिछली बार की जो उनको जो डेंट लगा था पाटीदार वोटों का, उसको रिकवर कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों के साथ वो सत्ता में वापसी कर सके। हरीश झाला साहब, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, वो बात अधूरी रह गई जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि कैबिनेट मंत्रियों का, मिनिस्टर्स का, सिटिंग एमएलएज का टिकट काटना क्या एक रणनीति है जिसमें समझ में आ रहा है कि इनके प्रति नाराज़गी है, टिकट काट दिया जाए तो नाराज़गी को हम जीत में थोड़ा बहुत कन्वर्ट कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई नई बात नहीं है, हर विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने 40 से 44 सिटिंग एमएलए, मिनिस्टर के टिकट काटती आई है। इस बार भी ऐसा ही किया गया है, क्या इस बार भी ऐसा ही है या कुछ और है? देखिए, उसमें कोई दो राय नहीं कि वो रोटेशन लाते हैं अपनी पार्टी में, लेकिन इतना बड़े पैमाने पे नाखुश होने वाली बात 2007 में या 2012 या 2017 में नहीं दिखी थी। दूसरी बात, ये जो सबसे ज्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं ना, वो लोग हैं जो कांग्रेस से लाए गए हैं। जैसे कि विजापुर बैठक से पीआई पटेल जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो 2017 में कांग्रेस से आए थे। धवल सिंह झाला 2017 में कांग्रेस से आए थे। ये वो लोग सबसे ज्यादा प्रदर्शन है कर रहे हैं जब सबसे ज्यादा नाखुश है। अब आए बड़ौदा की बात करते तो वहां जो मधु श्रीवास्तव का विरोध है, अब मधु श्रीवास्तव 2002 के बाद कांस्टेंट इतने साल पार्टी ने उनको टिकट दिया, पर वो ये समझ रहे कि ये सीट अब उनकी है और उनको ही मिलनी चाहिए। पर वो कितना असर कर पाएगी, भाजपा को नुकसान कर पाएगा, वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि भाजपा की कैडर है, भाजपा के कमिटेड वोटर्स हैं जो भाजपा को छोड़ के किसी को नहीं मिलते हैं। ठीक है, अब मुझे संक्षेप में 2 बातें बता दीजिए सर, बीजेपी के पक्ष में आपको क्या जाता नजर आता है? हरीश झाला साहब, देखिए, नरेंद्र मोदी, अमित शाह का चेहरा, कैडर, या कुछ और? नरेंद्र मोदी और कुछ नहीं, ये एक बात का पूरा कैंपेन नरेंद्र मोदी के ऊपर है। ठीक है, कोई और दूसरी बात जो बीजेपी के पक्ष में जाती है? कांग्रेस का कमजोर होना, आम आदमी पार्टी का सक्रिय होना। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग कैडर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैडर और नरेंद्र मोदी का चेहरा। पुनेंदु, आपके मुताबिक बीजेपी के पक्ष में क्या जाता है? मैं हरीश जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा और स्ट्रॉन्ग कैडर, ये उनके 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी अगर आप अदर्स उसमें देखेंगे तो जो हिंदुत्व और विकास और जिस तरह से डबल इंजन की सरकार और इस तरह के जो उनके नारे हैं, उसका भी उन्हें कहीं ना कहीं फायदा मिलता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा। हरीश झाला साहब, कांग्रेस के लिए 2 बड़ी उसकी उपलब्धि या 2 उसके पॉजिटिव चीजें या 2 ऐसी चुनौती जिनसे अभी पार पाना है कांग्रेस पार्टी को गुजरात में? सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए हमेशा रही है गुटबंदी। उसके लिए एक ही प्लस पॉइंट है कि एंटी इनकम्बेंसी है, पर क्या वो उसका बेनिफिट ले पाएगी, वो सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, लेकिन जितने पिछले विधानसभा चुनाव हुए हैं पुनेंदु, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है और तमाम राज्य हैं, एंटी इनकम्बेंसी, महंगाई, बेरोजगारी, ऐसे मुद्दे वहाँ पर भी दिखे हैं अपोजिशन के स्तर पर, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा व्यापक असर नहीं दिख पाया नतीजों में, क्योंकि बीजेपी की कैंपेनिंग, नरेंद्र मोदी का चेहरा, ऐसा लगा कि बाकी सारे मुद्दे उसमें कहीं पीछे खो गए। गुजरात में क्या कुछ ऐसा आपको नज़र आता है? देखिए, क्या होता है, एंटी इनकम्बेंसी
तभी आप उसको यूज़ कर पाएंगे, जबकि आपका संगठन उतना स्ट्रांग हो, आप लोगों तक पहुँचें, अपनी बात समझाएं। ये बात सही है कि कोरोना का जो 2 साल है, लोगों के साथ दिक्कतें हैं, बेरोजगारी है, आर्थिक संकट है, महंगाई है, लेकिन कांग्रेस के पास क्षमता भी तो होनी चाहिए मुद्दों को उठाने की। क्या कांग्रेस ने कोई आंदोलन इसको लेकर के खड़ा किया? जिस तरह से विपक्ष में बीजेपी जिस तरह से आंदोलन खड़ा करती थी, और लगातार हम ये देखते थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता महंगाई को लेकर जिस तरह से आंदोलन करते थे, कांग्रेस कहीं ना कहीं उस कैंपेन के लेवल पर बीजेपी से पिछड़ती आई है। हरीश झाला साहब, पुर्णेंदु सही कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा का कोई असर नहीं है गुजरात में? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का इसलिए असर नहीं है क्योंकि ये लोग खुद उसका मार्केटिंग गुजरात में नहीं कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं, कांग्रेस वाले बात नहीं कर रहे, कांग्रेस वाले नहीं उसको कहीं पब्लिकली उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट कैसे मिलेगा? ठीक है, शो में खत्म करना है। बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हम रिकॉर्ड बना देंगे। क्या वाकई बीजेपी रिकॉर्ड बना पाएगी या 99 बहुमत हासिल कर लेगी? इतना फिलहाल आपको तय लगता है, हालांकि जल्दबाजी है। हरीश झाला साहब। ओके, देखिए, जैसे सुंदरजू जी ने पहले बताया, गौतम जी भी बता रहे थे, अगर आप कांग्रेस इनके एंटी इनकम्बेंसी और फ्लोटिंग वोट में बहुत बड़ी सेंध लगाने में सफल रहता है, तो बीजेपी का जो दावा है 151 152 सीट वो हासिल करना मुश्किल नहीं है। पर अगर वो विफल रहा तो उनकी गिनती उल्टी हो सकती है, 100 के अंदर वापस आ सकते हैं। 100 के अंदर भी वापस आ सकती है बीजेपी, और रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है 1985 का। लेकिन उसके पीछे के अलग अलग फैक्टर, अलग अलग चुनावी सियासी वजह। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश झाला साहब आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया पुर्णेंदु आपका भी। गुजरात विधानसभा की मौजूदा तस्वीर क्या है, दावों की, वादों की हकीकत क्या है, ये समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।